जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टेलर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी मतलब इम्पॉर्टेंट सब जो कि 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग जो कि आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब गेस प्रश्न। ठीक है चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार बोर्ड के लिए जो है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट कर निकाला है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र क्या है, इनके जनक कौन थे। यानी आपको सिंपल सा पूछ सकता है अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है देखिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन व वितरण के विनिमय व उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें वस्तु हो गया, सेवा हो गया और इसके उत्पादन और वितरण करने का और विनिमय करने का, साथ साथ उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वस्तु सेवा हो गया, किसी भी वस्तुओं का विनिमय, वितरण, उपभोग, उत्पादन, इन सब चीज़ का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहता है, अर्थशास्त्र वो कहलाता है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। किसी भी वस्तु का मतलब सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। इनके जनक कौन थे, एडम स्मिथ। याद रखिएगा, इनके जनक कौन है, एडम स्मिथ जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का विस्तारित रूप दें। विस्तारित रूप समझ रहे हैं मतलब कि उसका जो है फुल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड, AUTOMATE, ऑटोमेटेड टेलर, TELLER, टेलर, MACHINE, मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है अगला है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में बहुत कम आएगा आपका, हो सकता है सब्जेक्टिव भी पूछ दे। GDP, GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NSSO, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, SAMPLE। ठीक है, सर्वे, SURVEY, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला है GNP क्या है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1995 ईस्वी में। ये हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आधारभूत संरचना क्या है। क्वेश्चन क्या है, आधारभूत संरचना क्या है। देखिए, वैसी सुविधा या वैसी सेवा जो आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आर्थिक विकास मतलब पैसे, ठीक है, पैसे से संबंधित पूंजी के लिए जो है सहायक होते हैं। आधारभूत संरचना क्या है, जो वैसी सुविधा या वैसी सेवा जो आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है, अर्थात आधारित या आधारभूत संरचना कहलाते हैं। मतलब यही जो है आधारित या आधारभूत संरचना कहलाता है, जो कि क्या, आर्थिक विकास के लिए मतलब पैसे ज़्यादा जो है अर्न करने के लिए जो सहायक होते हैं, जो सुविधा सहायक होता है, जो सेवा सहायक होता है। जैसे उदाहरण के लिए बिजली एक सुविधा है, सेवा है, परिवहन सेवा है, संचार, बैंकिंग, स्कूल, ये सब क्या है, सेवा उपलब्ध कराता है ना, ये एक सुविधा है। तो इससे क्या होता है, आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है, आर्थिक रूप से विकसित होता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका आधारभूत संरचना। चलिए बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए, विकास की वैसी प्रक्रिया जो भावी पीढ़ी की विकास में सहायक के साथ साथ वर्तमान की आवश्यकताएं पूर्ण हो, सतत विकास कहलाता है। देखिए, भावी पीढ़ी की मतलब कि जो पहले की पीढ़ी है, ठीक है, मतलब आने वाली पीढ़ी, ठीक है, भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी की विकास में सहायक के साथ साथ मतलब आने वाली पीढ़ियों को मद्देनजर रखते हुए किसी वस्तु का उपयोग करना, किसी वस्तु को बचा करके उसका उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है भी उसका उपयोग कर सके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति व सरकार के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें उत्पादन व साधनों का स्वामित्व जो है निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास अगर किसी अर्थव्यवस्था या किसी उत्पादन या किसी साधनों का क्या हो, स्वामित्व हो, अधिकार हो, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। क्या क्वेश्चन है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, देखिए वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब किसी खास व्यक्ति के, किसी विशेष व्यक्ति के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हो, अर्थात जिनका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, लेकिन समाजवादी अगर पूछा जाए तो समाजवादी होता है सरकार। ठीक है, यानी कि उत्पादन का स्वामित्व जो है किसी निजी व्यक्ति के हित में ना करके वो जो है सरकार के अंडर हो, उसे हम लोग समाजवादी कहते हैं। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, जिसमें किसी भी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है वो किसी निजी व्यक्ति के अधीन हो, उसी को हम लोग जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका लगभग हम लोग जो है 40 क्वेश्चन के आसपास करने वाले, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, उदाहरण दें। और आपको ये भी बताया जाएगा कि अंत में जो है हम आपको बताएंगे लास्ट में कि कौन कौन किस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग। देखिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, मतलब उत्पादन करने के लिए अर्थव्यवस्था में, है ना क्या क्या साधन है। देखिए सबसे पहले तो श्रम, उत्पादन के लिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए सबसे पहले श्रम चाहिए श्रम यानी श्रमिक और मजदूर। ठीक है, श्रम का तात्पर्य है कि श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए। दूसरा क्या, तो पूंजी होनी चाहिए, आय के वित्तीय स्रोत या मशीन व आदि, है ना, मशीन व संपत्ति वगैरह, पूंजी चाहिए आपको, तभी तो आप उत्पादन कर सकते हैं ना। अगला है साहस मतलब उत्पादन का जोखिम या खतरों को उठाने का क्षमता होना चाहिए किसी में। ठीक है, उठाने वाला वर्ग होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। व्यवस्था, सभी साधनों को संगठित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जा करके उत्पादन सफल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है नरेगा का पूर्ण रूप लिखें। क्या क्वेश्चन है, नरेगा का पूर्ण रूप लिखें, है ना। चलिए देखते हैं नरेगा का पूर्ण रूप। नरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। नरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसके तहत शुरू की गई है, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई है, जिसे संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत किसको शुरू किया गया है, तो इस नरेगा को शुरू किया गया। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं नरेगा। और ये नरेगा का पूर्ण रूप देखें तो क्या है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, समावेशी विकास क्या है, देखिए आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों को, समावेशी विकास क्या है, आर्थिक विकास के वह प्रक्रिया जिसमें सभी वर्ग को जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। समावेशी विकास का मतलब सभी वर्ग के जीवन स्तर को जो है क्या किया जाता है, ऊंचा उठाया जाता है, उसे ही समावेशी विकास मतलब सभी को मिला जुला करके विकास कहा जाता है, जिसमें इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि समाज का कोई वर्ग अछूता ना रह जाए, मतलब कोई वर्ग छूट ना जाए और वो जो है समाज के विकास में आगे ना आ पाए। ठीक है, ऐसा इसमें ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अभी देखिए हमने अर्थशास्त्र क्या है ना, अब अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए अर्थव्यवस्था और इनके दो कार्य क्या कौन से इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है अर्थव्यवस्था कहलाता है। बहुत आसान है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कृषि आर्थिक क्रिया है, उद्योग आर्थिक क्रिया है, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सारा क्या है, आर्थिक क्रिया है। और ये जिसके अंतर संपादित की जाती है, ये जिसके अंतर्गत होते हैं उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनके दो कार्य प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। ठीक है, दो कार्य प्रमुख है। कौन कौन से अर्थव्यवस्था के प्रमुख दो कार्य हैं। पहला हो गया व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करती है। मतलब अर्थव्यवस्था जो है क्या करता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सेवाओं का, वस्तुओं का उत्पादन करती है। ठीक है दूसरा क्या, तो व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, व्यक्तियों को रोजगार देता है। ठीक है, ये आर्थिक जो मतलब अर्थव्यवस्था जो होता है क्या करता है, व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो दो हो गया कार्य इनके। अगला क्वेश्चन है आय प्रति व्यक्ति आय क्या है। आय और प्रति व्यक्ति आय को आपको समझाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आय देखते हैं क्या होता है। दे रखा है आय, है ना। आय क्या होता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिश्रम से जो अर्जित करती है, मतलब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम से जो भी चीज़ें अर्जित करती है उसी को हम लोग आय कहते हैं। ठीक है, जो भी अर्जित करे, ये मौद्रिक भी हो सकता है, वस्तु रूप में भी हो सकता है। ठीक है, वस्तु भी कुछ मिल सकता है, उनको मुद्रा भी मिल सकता है। तो आय किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिश्रम से जो अर्जित करता है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिश्रम से अपना मतलब किसी भी चीज़ को अर्जित करना ही,
पारिश्रमिक को अर्जित करना ही क्या कहलाता है? आय कहलाता है। वैसे हम यहाँ पे लिख दिए किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिश्रम से जो अर्जित होता है उसे आय कहते हैं। ठीक है, ये मौद्रिक भी हो सकता है और वस्तुओं के रूप में भी हो सकते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है? मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? आय तो हमने समझ लिया, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किया गया कोई भी परिश्रम से अर्जित किया गया कोई भी रूप, ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है, वस्तु हो सकता है, मुद्रा हो सकता है, उसी को हम लोग आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या? देखिए, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में मतलब पूरे देश की आय में, ठीक है, और उस देश की कुल जनसंख्या मतलब राष्ट्रीय आय जो है, इनकम जो है राष्ट्र का, उसमें देश की कुल जनसंख्या का, उस राष्ट्र के कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, मतलब हमने यह सूत्र भी लिख दिया, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। आप राष्ट्रीय आय भी कहें या देश की आय कहें, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझ सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, या कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कम से कम आपको बताते हैं 7-8 बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देखिए, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि में, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य का उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा, देखिए ध्यान से। एक देश की सीमा के अंदर मतलब कोई एक देश निश्चित कर लीजिए, ठीक है, उसके अंदर कोई भी समयावधि निश्चित कर लीजिए, कोई भी समयावधि आप निश्चित कर लीजिए, उसमें उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल बाजार, मतलब देखिए उस समयावधि में और उस देश की सीमा के अंतर्गत जितना भी वस्तुओं का, जितने भी सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? उसी का कुल बाजार या मौद्रिक रूप या मौद्रिक मूल्य, वही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आया? क्या हो गया? किसी भी निश्चित सीमा, किसी भी देश की निश्चित सीमा और समयावधि भी निश्चित होनी चाहिए, और उसके अंतर्गत उस देश में कितना वस्तु या सेवाओं का उत्पादन हुआ है, कुल बाजार और मौद्रिक मूल्य के आधार पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, मतलब अपने घर का उत्पाद कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। देखिए, ये दादा भाई नौरोजी साहब ने क्या किया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था कब? 1868 में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम कब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, है ना? तो 1868 में किसने? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया था। ठीक है, मतलब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी? 1868 में। किनके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने क्या बताया था? उन्होंने अपनी मतलब पुस्तक थी, उनका नाम, उनके पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, है ना? इसमें बताया था प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया था इन्होंने। ठीक है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो था उस समय 20 रुपया था, 1868 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, संसाधनों के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है, क्यों? देखिए, संसाधन के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। कारण क्या है? देखिए, क्योंकि बिहार क्या है? अत्यंत ही पिछड़ा राज्य, जिसके अनेक कारण है, बहुत सारा कारण है यहाँ पिछड़ा होने का। यहाँ हर एक साल बाढ़ तथा सुखाड़ की परिस्थितियाँ आती रहती है। बाढ़ तो पता ही आपको आते रहता है ना, और बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित करती है कोसी नदी यहाँ के क्षेत्रों को, जिससे क्या होता है? सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य साधनों आदि प्रभावित होते हैं। मतलब सड़क भी प्रभावित होता है, इससे जो है औद्योगिकरण में बाधा आता है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी प्रभावित होता है, क्योंकि बाढ़ सुखाड़ आएगा तो ये जाहिर सी बात है, बाढ़ से तो जो है पानी ज़्यादा होगा, तो इससे जो है स्वास्थ्य समस्याओं में गड़बड़ी तो आएगी। बिजली हो गया, नहर हो गया, ये सारे समस्याएं लगभग देखने को मिलती है। स्थिति दयनीय कारण यही है। साख क्या है? साख क्या है? देखिए, आप वो साग नहीं समझिएगा जो खेतों में होता है ना, हम लोग खाते भी हैं उसको, साग वो वाला नहीं समझिएगा, ठीक है, पतवार। ठीक है, देखिए साख यहाँ पे पूछा जाए। देखिए, अर्थशास्त्र में साख का अर्थ क्या होता है? किसी ऋण लौटाने व भुगतान की क्षमता में विश्वास से होता है। मतलब ऋण लौटाने की, मान लीजिए आप किसी के पास ऋण लेने गए, कर्ज लेने गए, अब आपको जो है उनको साख दिलाना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम इस ऋण को लौटा सकते हैं। समझ में आया?
यही साख कहलाता है। अर्थशास्त्र में साख का क्या अर्थ है? किसी ऋण लौटाने व भुगतान की क्षमता में विश्वास से होता है। मतलब ऋण लौटाने का आपको क्षमता है, आपको जो है विश्वास है कि नहीं उस महाजन के पास। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दें। क्वेश्चन क्या है? मुद्रा की परिभाषा दें। मुद्रा की परिभाषा दें। देखिए मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा का कार्य करती है, अर्थात कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। मतलब कोई भी वस्तु, मान लीजिए आपके पास कोई जो है पत्ता है, ठीक है, वो पत्ता, उस पत्ते को अगर राज्य सरकार द्वारा, है ना, राज्य द्वारा, राज्य यानी देश, ठीक है, उस पत्ते को अगर मान लीजिए घोषित कर दिया गया है कि यही मुद्रा है, तो मतलब वही मुद्रा है। ठीक है, उसमें कुछ अंकित कर दिया कि भाई ये जो है 500 रुपया का मुद्रा है, तो मतलब वही मुद्रा हो गया। तो वही सिंपल सा यहाँ पे हमने लिख दिया है कि देखिए राजनीति सॉरी अगर आप इकोनॉमिक्स में, राजनीति में अगर इधर आके देखें ना, तो राज्य को जो है, राज्य को यानी देश को हम लोग राज्य से अंकित करते हैं। याद रखिएगा, देश को, पूरे देश को जो है राज्य से अंकित करते हैं। तो ये वो वही बोल रहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, अर्थात कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की परिभाषा दें। सहकारिता क्या है ना? सहकारिता की परिभाषा दें। देखिए वह संगठन जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करता है, सहकारिता करता है। मतलब मिलजुल करके, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है क्या करे, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल जाए और अपने आप स्वेच्छापूर्वक मिलजुल करके समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करे। मतलब आर्थिक रूप से सहायक भी हो और अपने हित में भी कार्य करे और लोगों के हित में भी, मतलब अपने पार्टनर के हित में भी कार्य करे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहकारिता की सहकारिता कहते हैं। ठीक है, नोट में देखिए SHG, ये SHG क्या है? देखिए SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी सहकारिता को ही शॉर्ट में हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, स्वयं सहायता समूह, यानी खुद की सहायता खुद करें। ठीक है, कुछ ग्रुप मिला करके खुद की सहायता खुद से करें, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, SHG का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में होता है कि क्या होता है कि एक संगठन बना लेता है दो या दो से अधिक लोगों का, और वो मिलजुल करके, आपस में ही मिलजुल करके क्या करता है? आर्थिक हितों की वृद्धि करता है, पैसा वगैरह, ठीक है, अर्न करता है। तो यहाँ से इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, इधर से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने अगर देखा तो कितना क्वेश्चन कर लिए, देखे तो एक, हाँ जी, देखिए एक यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन अर्थशास्त्र क्या है, दूसरा, और ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पाँचवा, छठा, और ये सातवां, आठवां क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, इधर देखिए 8वां क्वेश्चन, और इधर एक हो गया 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12, 13, उसके बाद है 14 क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन हमने किया और लगभग 20-22 क्वेश्चन बच गया, जिसमें कि लॉन्ग टाइप भी 2 क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछता ही है। उन 2 में से कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा, एक कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, क्योंकि अगर बना देते हैं एक ही साथ 40 क्वेश्चन तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।